The whole position regarding the doctrine of ultra vires can be summed up as under point number 1, when an act is performed, जो अपने आप में लीगल काम है, लेकिन एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो काम, किसी कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो काम कवर ही नहीं किया हुआ है, तो फिर वो काम कैसा काम होएगा सर? वो काम अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी होएगा, अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी हो जाएगा। एंड thus such an agreement would be a void agreement which cannot be enforced into the court of law। ठीक है, ये हो गई पहली बात। and hence null and void। Second point, an act which is ultra vires the company cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders। सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके यदि कुछ काम किया है तो सर वो अल्ट्रा वायर से सारे शेयर होल्डर्स ऐसे काम को करने के बाद में भी इस काम को यदि रेटिफाई करना चाहें, चाहे 100% शेयर होल्डर्स ही क्यों नहीं हाँ बोल दे कि रेटिफाई कर दो, यूनानिमसली भी बोल दे कि रेटिफाई कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो गलत ही रहेगा। तो सही तरीका क्या है? पहले एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करो और फिर वो काम करो। नेक्स्ट, एन एक्ट, ये दो अपने को करने थे। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स but intra wires the company can be ratified by the members of the company through a resolution passed at the general meeting। अब देखो ये दो पॉइंट्स और ये पैराग्राफ समझने का, ये दो पॉइंट्स समझने का टाइम आ गया है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझाता हूं आपको। एवरीवन डू लिसन वेरी केयरफुल। सर कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर? ये दो कंपनी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम फाइल करते हैं जब कंपनी आरओसी के साथ में रजिस्टर करने की बातें होती हैं, तब आरओसी के साथ में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया जाता है। यस सर। सर एमओए क्या है कि कंपनी अपनी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में, बाहरी दुनिया के साथ में कैसे इंटरैक्ट करेगी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। बाहर वाले आदमी को ही तो नाम, नेम, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब जानने की इच्छा होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गवर्न्स द इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर। इंटरनल वर्किंग किससे गवर्न होती है सर? किसी भी कंपनी की, उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से गवर्न होती है। इतना हम लोग जानते हैं। नई बात अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। सर एमओए इज द मेन चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है चार्टर, जिसमें उस कंपनी से रिलेटेड लॉ लिखा हुआ है, वो क्या है? एमओए। सर एओए हमेशा, बहुत ध्यान से सुनना, एओए हमेशा एमओए के सबऑर्डिनेट रहेगा। एओए हमेशा छोटा रहेगा, एमओए हमेशा बड़ा रहेगा। तो एओए है वो हमेशा किसके सबऑर्डिनेट रहेगा? एमओए के सबऑर्डिनेट रहेगा। मतलब कि यदि कुछ चीज, मतलब आपको ये समझने की जरूरत है, दिस इज द फादर, दिस इज द प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर एंड दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन और स्मॉल ब्रदर। ठीक है, कैसे सर? समझने की कोशिश करना। दो टर्म्स भी कल अपन ने पढ़े थे सर, एक तो होता है अल्ट्रा वायर्स विद इन द पावर्स, आउटसाइड द पावर्स, और एक है इंट्रा वायर्स विच इज विद इन द पावर्स। अब जो बात समझा रहा हूं, प्लीज डू लिसन वेरी केयरफुली। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है दैट कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग का काम करेगी और सीमेंट ट्रेडिंग का काम करने के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग का काम करेगी और उस सीमेंट ट्रेडिंग का काम करने के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है किसी भी पर्सन से। इससे ज्यादा का लोन नहीं लेना है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ कि सर यदि कंपनी ने, यदि इस कंपनी ने सीमेंट ट्रेडिंग के लिए किसी दूसरे मनी लेंडर से या बैंक से
6 करोड़ रुपए तक का लोन ले लिया, तो क्या ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बियॉन्ड द पावर्स एक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ऑफ द कंपनी? कनक, समझ में आ रहा है? मंशा, रिया, देव, श्री, निशा, बांगड़, शेट्टी, यस, अल्ट्रा वायर्स काम हो जाएगा। तो सर ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, गलत एग्रीमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताइए। यस, गलत एग्रीमेंट हो जाएगा सर, क्योंकि जो भी कंपनी को पैसे देने आने वाला था, जो भी कंपनी को पैसे दे रहा था, क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ के और फिर काम करे? ये कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल, ये तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। तो क्या अब मनी लेंडर या बैंक जिसने भी 6 करोड़ रुपए का सीमेंट ट्रेडिंग के लिए उधार दिया है, क्या वो अपने पैसे वसूल पाएगा? बोलिए हाँ या ना, क्या लगता है आपको, वसूल पाएगा या नहीं पाएगा 6 करोड़ रुपए? शिरीन जॉन बोल रही है नहीं सर, नहीं वसूल पाएगा। ईशा शेट्टी, क्या लगता है वसूल पाएगा या नहीं पाएगा? नहीं। मंशा नहीं। कनक, क्या लगता है? सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देव, मेरे को क्वेश्चन ही ढंग से एक बार समझा दो। क्वेश्चन ये है, एमओए, ये कंपनी है जो सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है, उसने कहा कि मैं सीमेंट ट्रेडिंग का काम करूंगी और इस बाबत मैं 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती हूँ मैक्सिमम। इसका एमओए, ऐसा एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था। कंपनी जो है उसने किसी मनी लेंडर या बैंक से 6 करोड़ रुपए तक का लोन ले लिया, तो सर ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया या नहीं हो गया देव? इज दिस एक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी और नॉट? So is it a void Yes. agreement? Yes sir, it is a void agreement. Yes. तो क्या अब मनी लेंडर या बैंक जिसने भी 6 करोड़ रुपए तक का लोन दिया है, क्या वो अपना पैसा वसूल पाएगा? देव, मेरा क्वेश्चन ये है, वसूल पाएगा या नहीं पाएगा? नहीं वसूल पाएगा। देखो इसका नहीं वसूल। आंसर ये है, जो लोन ये 6 करोड़ रुपए तक का दिया गया था, सीमेंट ट्रेडिंग के लिए दिया गया था, तो सर 5 करोड़ रुपए तक का लोन तो बिल्कुल वाजिब है या नहीं है? 5 करोड़ रुपए तक का लोन तो बिल्कुल वाजिब है ना, क्योंकि सीमेंट ट्रेडिंग के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो सर वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कितनी हद तक के लिए है? एक्स्ट्रा जो 1 करोड़ रुपए दिया है उसके लिए वॉइड एग्रीमेंट है। बाकी का 5 करोड़ रुपए जो सीमेंट ट्रेडिंग के लिए दिया है वो तो वसूल सकता है या नहीं सकता है? अब समझ में आया? यस, ये हो गया पहला पैटर्न क्वेश्चन आने का। दूसरा पैटर्न, सर सेम थिंग है, एमओए ऑफ कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलता है कि कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी हुई है। यस सर, इस बाबत कंपनी 5 करोड़ रुपए तक का लोन मैक्सिमम ले सकती है। ठीक है सर, पर अब ये जो कंपनी है, इसने मिस्टर एक्स से या जो भी मनी लेंडर है उनसे एक लोन लिया, कितने रुपए का लिया? 6 करोड़ रुपए तक का लोन लिया। ठीक है, किस पर्पस के लिए मनी लेंडर ने कंपनी को ये लोन दिया था? कि सर टॉयज ट्रेडिंग के लिए दिया था, टॉयज ट्रेडिंग के लिए दिया था ये लोन। तो सर क्या अब ये मनी लेंडर अपना 6 करोड़ रुपया वसूल सकता है? अब देखो, मैंने एक के ऊपर एक चीज और डाल दी, एक तो लोन भी ज्यादा ले लिया, दूसरा पर्पस भी जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है वो पर्पस भी नहीं था। तो क्या अब मनी लेंडर अपना पैसा वसूल पाएगा? पर्पस भी चेंज कर दिया, टॉयज ट्रेडिंग, और ये लिमिट भी एक्सीड कर दी। ठीक है, क्या अब मनी लेंडर अपना वसूल पाएगा पैसा? सर इधर आंसर होगा सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, बिल्कुल वॉइड एग्रीमेंट है। यस सर। सर ये लोन किस लिए दिया गया है? सर ये टॉयज ट्रेडिंग के लिए लोन दिया गया है। सर बिल्कुल खोटा लोन है ये, कुछ भी वसूल नहीं पाएगा। तो कैसे अलग अलग चीजें इफेक्ट डाल रही हैं, आपको ये समझ में आया? ऊपर वाला जो 6 करोड़ का लोन था वो पूरा सीमेंट ट्रेडिंग के लिए दिया गया था, नीचे वाला जो 6 करोड़ रुपए तक का लोन है ये टॉयज ट्रेडिंग के लिए दिया गया, विच इज होली पूरी तरीके से अल्ट्रा वायर्स काम है। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है ये कहीं भी ऑब्जेक्ट क्लॉज को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, सीमेंट ट्रेडिंग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो पूरी तरीके से अल्ट्रा वायर्स काम है। क्या मनी लेंडर अपना पैसा वसूल पाएगा? नहीं वसूल पाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? दोनों एग्जाम्पल्स मिला के समझ में आए? सर फर्स्ट एग्जांपल नहीं समझा। अरे फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट में जो 6 करोड़ रुपया दिया था
वो किस लिए दिया था मनी लेंडर ने? सीमेंट ट्रेडिंग, जो कि इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में अलाउड था, उसी लिए दिया था। तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन तो वो सीमेंट ट्रेडिंग के लिए वैसे ही ले सकती थी। एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए तक का अल्ट्रा वायर्स मतलब वॉइड एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो बियॉन्ड द पावर जाके किया या नहीं किया? यस। तो 5 करोड़ रुपए तक तो मनी लेंडर या बैंक वापस वसूल सकता है, क्योंकि वो 6 करोड़ तक का लोन जो है वो सीमेंट ट्रेडिंग के लिए दिया गया था, जो कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था। तो इसमें से 5 करोड़ तो बिल्कुल इंट्रा वायर्स हुआ, विद इन दी पावर्स हुआ। अल्ट्रा वायर्स कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए तक का एक्स्ट्रा जो दिया था वो हुआ या नहीं हुआ? शिरीन, अब समझ में आ गया दोनों एग्जाम्पल की डिफरेंस? हाँ सर। ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल में फर्दर क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल 2 नंबर क्या था? कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि वो सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है, इस बाबत 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। ठीक है सर। कंपनी ने पूरा लोन जो है 6 करोड़ रुपए तक का लोन लिया एक मनी लेंडर से। 6 करोड़ रुपए तक का लोन लिया, किस पर्पस के लिए ले लिया? टॉयज ट्रेडिंग के लिए ले लिया। टॉयज ट्रेडिंग के लिए ले लिया। ठीक है। इस बार मनी लेंडर नहीं, चलो अपन एक काम करते हैं, इस बार एक एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक ट्रेडर है, उसके साथ में कंपनी ने एक ट्रेडर है उसके साथ में कंपनी ने एक क्या कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन किया टॉयज ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको टॉयज सप्लाई करूंगी और आपको बदले में मुझे 2 करोड़ रुपए देने हैं। मैं आपको टॉयज सप्लाई करूंगी और आपको बदले में मुझे 2 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है। ट्रेडर ने पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपया यहाँ एडवांस दे दिया कंपनी। ठीक है सर। ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है? इज इट अ वॉइड एग्रीमेंट और नॉट? क्योंकि क्या कंपनी टॉयज ट्रेडिंग का काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है ना? देव समझ में आ रहा है? कनक समझ में आ रहा है? ठीक है सर। ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, बताइए। यस सर। क्योंकि कंपनी बनी थी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए और कंपनी ने काम कर लिया टॉयज ट्रेडिंग के लिए और इस बाबत 2 करोड़ रुपए का एडवांस भी ले लिया। सर ये पूरा ही एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। तो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या जो ट्रेडर है जिसने 2 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर दिया है कंपनी को टॉयज बना ट्रेड करने के लिए, ठीक है, टॉयज लाके और देने के लिए, सर ये कैसा एग्रीमेंट है? सर सबसे पहले तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या ट्रेडर इसे एनफोर्स कर पाएगा कंपनी के खिलाफ कि वो उसने मेरे को टॉयज नहीं दिए? सर वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं, वो हमेशा गलत एग्रीमेंट होते हैं। अभी तक समझ आ रहा है? आगे बढ़ो इस क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन। यस एवरीवन, नींद तो नहीं आ रही है? देव पास आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे 20 नींद में से उठ के और क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है चलो। सर आपने तो हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया, रोज 3 बजे उठा के और क्लास अटेंड करा देते हो। ठीक है। अब तीसरा और मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा तो अब ट्रेडर के पास में क्या रेमेडी है? ट्रेडर के पास में क्या रेमेडी है? अब इस भाईले ने 2 करोड़ रुपए एडवांस तो दे दिए, यहाँ पर इसके पास में क्या रेमेडी है? तो सर सबसे पहले तो आपको ऐसा लिखना है, सर इस ट्रेडर की ड्यूटी थी कि इस कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ के जाता और उस हिसाब से काम करता। क्यों? क्योंकि एमओए और एओए क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पब्लिकली अवेलेबल है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? इसको पढ़ के जाना चाहिए था। कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि इसको पहले से नोटिस है एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। पहले आप शुरुआत इस तरीके से करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया क्योंकि ये एमओए के बाहर जाके, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके। अब रेमेडीज ये बचती हैं। सबसे पहली रेमेडी जो इस ट्रेडर के पास में अवेलेबल होगी वो ये होगी, ध्यान रखना कि सर ये सूट फॉर
इंजंक्शन फाइल कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता है इस कंपनी के ऊपर, यदि कंपनी ने वो पैसा स्पेंड नहीं किया है तो। यदि कंपनी ने वो पैसा स्पेंड नहीं किया है तो वो कंपनी के ऊपर सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंजंक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सूट? सूट का मतलब ये नहीं है जो अपन सब सूट सिलवा के पहनते रहते हैं, मेल और फीमेल एज अ कैंडिडेट सूट, मतलब ये वो वाला सूट नहीं है। इस सूट का मतलब होता है केस, जो अपन कोर्ट में फाइल करते हैं ना, वो वाला केस। किस चीज के लिए केस फाइल कर सकता है सर? इंजंक्शन के लिए। इंजंक्शन का क्या मतलब होता है? टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। To stop somebody from doing something is known as injunction। इसके लिए हमने केस फाइल किया है, टू स्टॉप somebody from doing something। कैसे? तो ट्रेडर जो है वो कंपनी पे एक इंजंक्शन वाला सूट फाइल करेगा टू स्टॉप हिम, टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम स्पेंडिंग द मनी which the company has received through an ultra vires process beyond the power process। यानी इस कंपनी के पास में अभी भी ये 2 करोड़ रुपए जमा है, ठीक है, और इस कंपनी ने इसे खर्च नहीं किया है, तो ट्रेडर इस कंपनी पे सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेगा टू स्टॉप दिस कंपनी फ्रॉम स्पेंडिंग दिस 2 करोड़ रुपीज। यानी अब कंपनी 2 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाई। पहली रेमेडी समझ में आई ट्रेडर के पास में क्या होगी, जिसने अल्ट्रा वायर्स काम कर लिया कंपनी के साथ में? पहली रेमेडी समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। यस एवरीवन। रिया, ये नोट करते जाना बेटा, ये इतने फ्लो में हाँ सर, हाँ। में कहीं नहीं मिलेगा। जिस फ्लो से मैं समझा रहा हूं उतने फ्लो में तुमको मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए साथ का साथ नोट करते जाना, ठीक है। पहली रेमेडी जो सामने वाली पार्टी को मिलेगी अल्ट्रा वायर्स काम के अंदर, कि सर सूट फॉर इंजंक्शन तो फाइल कर सकते हैं, ठीक है सर। सेकेंड रेमेडी जो उस ट्रेडर को मिलेगी, मान लो इस कंपनी ने ये जो 2 करोड़ रुपए इसको अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के थ्रू मिले थे, यानी कि टॉयज ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन के थ्रू मिले थे, तो अल्ट्रा वायर्स पैसा है, बियॉन्ड दी वायर्स पैसा है भैया, ठीक है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है। इस 2 करोड़ रुपए को यूज ले लिया अपना कोई एक लॉफुल डेट चुकाने को। इस 2 करोड़ रुपए को कहाँ काम ले लिया? अपना एक लॉफुल डेट चुकाने को। लॉफुल डेट मतलब कोई बैंक से इसने डेट लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था कंपनी ने, उसको चुकाने में काम ले लिया। उसमें लॉफुल डेट मतलब बिल्कुल सही तरीके का डेट था, उसमें कोई भी कहीं डिस्प्यूट नहीं था वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही तरीके से एकदम क्लीन डेट था। उसको चुकाने के लिए इस 2 करोड़ रुपए का जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन से मिले हैं, उस 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर लिया। तो सेकेंड रेमेडी जो ट्रेडर के पास में अवेलेबल होगी, सेकेंड रेमेडी जो ट्रेडर के पास में अवेलेबल होगी, कि यदि उस कंपनी ने अपना लॉफुल डेट चुकाने के लिए उस अल्ट्रा वायर्स मनी को यूज कर लिया है, तो फिर दिस अपोजिट पार्टी यानी कि जो ट्रेडर है, दैट वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन द डेट टू द कंपनी। क्या मतलब हुआ इसका? अभी समझाते हैं आपको इसका क्या मतलब हुआ। देखो, मान लो ये कंपनी है, कंपनी किस लिए बनी है? सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है। कंपनी ने ट्रेडर के साथ में कैसा ट्रांजैक्शन कर लिया था सर? टॉयज ट्रेडिंग के लिए कर लिया था। कितने रुपए ट्रेडर ने दे दिए? 2 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने एक बैंक से ऑलरेडी पहले, मान लो एग्जांपल 1.5 या 2 या 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था। 2 करोड़ रुपए का अपन मान के चलते हैं, समझना आसान हो जाएगा, ठीक है सर। बैंक ऐसे ही लोन दे देता है क्या आपको?
या बदले में कुछ गिरवी रखता है या गारंटर मांगता है। बैंक तो ऐसे ही लोन नहीं देता है। तो बैंक ने क्या किया, कंपनी को बोला मैं तुमको लोन तभी दूंगा जब तुम मेरे को कोई चीज गिरवी रख के दोगे। तो कंपनी ने अपनी कुछ बिल्डिंग्स और कुछ एसेट्स जो हैं ये बैंक के पास में गिरवी रख दी। ठीक है सर। अब ये 2 करोड़ रुपया जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के थ्रू इस ट्रेडर से मिला था, इस 2 करोड़ रुपए को इस कंपनी ने यूज ले लिया अपना ये 2 करोड़ रुपए का लॉफुल डेट चुकाने को। तो सेकेंड रेमेडी जो ट्रेडर के पास में अवेलेबल है उसका इस पे अधिकार हो जाएगा, इन द सेंस दिस ट्रेडर वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ दिस पर्सन। अब इस पर्सन के पास में क्या था कि यदि ये 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते तो वो अपनी बिल्डिंग एसेट जो भी गिरवी रखी गई थी उसको बेच के अपना 2 करोड़ रुपया वसूल सकता था या नहीं सकता था। सो नाउ यदि इस ट्रेडर के पैसे से कंपनी ने अपना कोई लॉफुल डेट चुकता कर दिया है तो दिस ट्रेडर वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्सन एंड ही विल हैव द रेमेडीज व्हिच वर अवेलेबल टू दिस पर्सन। क्या अब सेकंड रेमेडी समझ में आई तुमको? शेट्टी, कनक, मंशा, रिया बेटा, शिरीन, ईशा बांगड़, ठीक है। तो सर यानी कि ट्रेडर वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्सन जिसका लॉफुल डेट चुकाया गया है और उस पर्सन के पास में जो भी रेमेडीज अवेलेबल थी वो सारी रेमेडीज अब किसके ऊपर पहला राइट हो जाएगा? ट्रेडर का पहला राइट हो जाएगा उस पर। ठीक है, ये सेकेंड रेमेडी सर। फर्स्ट रेमेडी, सेकेंड रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी सूट फॉर इंजंक्शन। पैसा इस कंपनी के पास में ही पड़ा है ना तो इसको वो खर्च करने से रोक सकती है। ठीक है। सेकंड है, यदि उससे कंपनी ने अपना लॉफुल डेट चुका लिया है तो जिसने भी वो डेट दिया था उसके पास में जो भी रेमेडीज अवेलेबल थी वो सारी किसको मिल जाएगी? इस आदमी को मिल जाएगी। तीसरा रेमेडी, तीसरी रेमेडी देखो, कंपनी और ट्रेडर ने जब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया रिगार्डिंग टॉयज ट्रेडिंग, ठीक है, 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया रिगार्डिंग टॉयज ट्रेडिंग, इट इज एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। तो क्या कभी भी कंपनी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी कि नहीं सर? कंपनी इस ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा अपने हाथ छिड़का सकती है, ये तो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है। कल अपन ने एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची केस पढ़ा था, उसमें रेलवे ट्रैक बिछाना था 2 शहरों के बीच में, उसके लिए कंपनी ने हाँ भर दिया और उसके बाद में हाथ छिटक दिया, ये तो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है भाई, हम नहीं कर सकते। कल ऐसा देखा था ना अपन ने, और सर बिल्कुल उसके फेवर में डिसीजन आया था। तो सर क्या ट्रेडर इसके ऊपर केस कर सकता है? नहीं सर। हाँ, इंजंक्शन का केस जरूर कर सकता है कि मेरे से अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसा मिला है वो खर्च नहीं करे, यदि तुमने खर्च नहीं किया है। खर्च भी यदि ऐसी जगह कर दिया है जो कि अपना लॉफुल डेट चुकाने को है तो हमें उधर से भी रेमेडी मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए कोई केस नहीं कर सकता या पैसा वसूलने के लिए कोई केस नहीं कर सकता। ठीक है सर। अब एक बात समझना सर, हम ट्रेडर के लिए तो बहुत बहुत बोलते हैं कि ट्रेडर भैया तुमको इस कंपनी के एमओए पढ़ के जाना चाहिए था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के कारण, लेकिन सर कंपनी के खुद के पास तो दिमाग नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन जैसा दिमाग है क्या इसके पास में? नहीं, नेचुरल पर्सन जैसा दिमाग नहीं है। तो कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन किसने किए हैं? कि सर कंपनी के डायरेक्टर ने किए हैं। यस, कंपनी के डायरेक्टर ने किए हैं। तो तीसरी रेमेडी इस ट्रेडर के ऊपर क्या है कि वो कंपनी से तो पैसा नहीं वसूल सकता लेकिन डायरेक्टर से वो पैसा वसूल सकता है, केस ठोक सकता है। ये थोड़ा सा जो थर्ड रेमेडी है ना, ये आपको मॉड्यूल में हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा भी हमने जो पास्ट एमटीपीज और आरटीपीज आए हैं ना, एमटीपी और आरटीपी जो मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और ये अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, उनमें से 3 अलग अलग जगहों से ये मैं तीसरा पॉइंट निकाल के लाया हूं कि ये कंपनी के डायरेक्टर्स पे जरूर सूट कर सकती है, कंपनी के ऊपर कभी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए सूट नहीं किया जा सकता।
3 बातें समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। यस, ठीक है भाई। अब ये लिखना बेटा, ये तीनों नोट करके रखना, आगे जब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वगैरह चीजों पे पहुंचेंगे तब हमको ये चीजें काम आएंगी। हटा दूं इन सबको, हटा दूं? अब आज के लेक्चर की शुरुआत मैंने कहां से की थी कि सर कंपनी के ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है ना, एमओए और एओए, इसमें से ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसका ओहदा बड़ा है। इसका जो घर में अपने दादाजी का ओहदा सबसे बड़ा होता है, फिर पापा का आता है, फिर अपना आता है, ठीक है। तो एमओए सबसे बड़ा है और एओए इसका सबऑर्डिनेट है, इससे छोटा है। ये बात ध्यान रखना, एओए हमेशा एमओए के सबऑर्डिनेट ही रहेगा, इसके अंडर ही रहेगा। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, समझना। एमओए में 5 करोड़ रुपए तक का लोन सीमेंट ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव के लिए अलाउ किया गया था। एओए में लिखा गया कि कंपनी का डायरेक्टर जो है, एओए में लिखा गया कि कंपनी का डायरेक्टर जो है वो बिना किसी मीटिंग में डिस्कस किए हुए या फिर मीटिंग में बिना रेजोल्यूशन पास करे हुए 3 करोड़ रुपए तक का लोन ऐसे ही उठा सकता है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का लोन, देव पासारी सोमत, ठीक है। सब जने अपने वीडियो ऑन कर लो भैया। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन यदि डायरेक्टर को कंपनी के लिए लेना है किसी से भी, तो उसको एक मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग या मेंबर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवा के फिर ही ले सकता है। सिचुएशन समझ में आ गई? एमओए में क्या लिखा हुआ है और एओए में क्या लिखा हुआ है, सिचुएशन सबके समझ में आ गई? कनक, मंशा, रिया, घर पे स्पेशल न्योता भेजूं क्या कि अपना हाँ सर, समझा मैं तो। कैमरा ऑन करो? स्पेशल न्योता नहीं भेजना है। ईशा बांगड़, ठीक है। कनक, मंशा, रिया, वीडियोस ऑन करो। चलिए, एमओए में लिखा हुआ है कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। एओए में लिखा हुआ है, एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर दी हुई होती है ना, कंपनी अंदरूनी काम कैसे करेगी, ठीक है सर। तो उसमें लिखा हुआ था कंपनी के कोई भी डायरेक्टर को बिना कोई भी मीटिंग में पास कराए हुए 3 करोड़ रुपए तक का लोन लेने का अधिकार है, ठीक है सर। यदि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन वो लेना चाहते हैं तो अब उनको पहले कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना होगा कि मैं 4 करोड़ रुपए तक का लोन लेना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसा रेजोल्यूशन पास कराना होगा, फिर ही वो 4 करोड़ रुपए तक का लोन ले पाएंगे। ये सिचुएशन समझ में आ गई? यदि कंपनी, फर्स्ट इंस्टेंस, यदि कंपनी के डायरेक्टर ने 2.5 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो क्या वो एमओए के विद इन पेरिफेरी के अंदर काम किया है और क्या वो एओए के पेरिफेरी के अंदर काम किया है या नहीं किया है, कि दायरे में रहते हुए काम किया है या नहीं किया है? जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। यदि पहली सिचुएशन डायरेक्टर ने 2.5 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है और कोई मीटिंग में भी नहीं पास कराया है इसको, तो क्या वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायर्स है या इंट्रा वायर्स है? क्या वो एओए के पावर्स के विद इन है या एओए के पावर्स के बाहर जाके? बताओ। विदिन। It is very much intra wires, that is it is very much the powers। मतलब एओए के हिसाब से सही काम है। क्या ये एमओए के हिसाब से सही काम है? हाँ सर, 5 करोड़ रुपए के दायरे के अंदर ही तो लोन लिया है उसने, 2.5 करोड़ रुपए तक का ही तो लोन लिया है, 2.5 करोड़ रुपए तक का ही लोन लिया है, तो इट इज ऑल्सो इंट्रा वायर्स विद इन दी पावर्स ऑफ दी कंपनी। तो इस हिसाब से भी सही काम किया, इस हिसाब से भी सही काम किया, ठीक है सर। डायरेक्टर ने, समझने वाली बात आ रही है? सिचुएशन नंबर 2, डायरेक्टर भाई साहब ने क्या किया? 4 करोड़ रुपए तक का लोन ले लिया, 4 करोड़ रुपए तक का लोन ले लिया
बिना जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराए। अब मुझे ये बात बताओ, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर जाके काम कर लिया इन्होंने या नहीं किया? अल्ट्रा वायर्स काम किया है या नहीं? अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन काम हुआ है या नहीं हुआ है? बियॉन्ड द पावर्स गिवन टू हिम बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए। यस। लेकिन क्या ये लोन जो 4 करोड़ रुपए का लिया है अभी भी इंट्रा वायर्स दी एमओए है या नहीं है? एमओए की पावर्स के अंदर अंदर ही लिया है या नहीं लिया है? एमओए ने कहा आप 5 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। सो इट इज इंट्रा वायर्स दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बट अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट समझ में आया है? इतना तो आगे इस पे बताऊं, बोलिए यस और नो सभी जने। हाँ सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर जाके काम किया है, लेकिन अभी भी वो काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के अंदर है। सर ऐसे काम को रेटिफाई किया जा सकता है जो एओए की पावर्स के बाहर तो है लेकिन एमओए की पावर्स के अभी भी अंदर है। ऐसे काम को रेटिफाई किया जा सकता है, करने के बाद में भी सही किया जा सकता है। क्या तुमको पॉइंट समझ में आया? ऐसा काम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर, जब छोटे बच्चे ने एक काम कर दिया जो थोड़ा गड़बड़ था लेकिन वो पिताजी के संभालने लायक सिचुएशन में था, तो क्या पिताजी संभाल नहीं पाएंगे उस काम को? एमओए संभाल नहीं पाएगा उस काम को? यस सर, पिताजी हमेशा बच्चे की सहायता करेंगे। ठीक है, तो ऐसा काम, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसा काम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के बाहर जाके था लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के अंदर था, पिताजी की पावर्स के अंदर था, उस काम को रैटिफाई किया जा सकता है। यानी कि बाद में भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, ठीक है यार, अभी इसने पहले नहीं रेजोल्यूशन पास कराया, बाद में करा लिया, कोई बात नहीं है, बिल्कुल वैलिड, ये बिल्कुल वैलिड लोन की तरह ट्रीट किया जाए, बाद में करवा दिया, रैटिफाई करवा दिया। समझ में आ गया? यस सर। लेकिन अब बच्चा इतना बदमाश हो गया कि डायरेक्टर ने 6 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। डायरेक्टर ने 6 करोड़ रुपए का लोन ले लिया बिना किसी जनरल मीटिंग में गए हुए। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने डायरेक्टर को पावर कितनी दे रखी थी? मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए की। ठीक है, यानी ये काम जो 6 करोड़ रुपए का लोन वाला है, ये काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बियॉन्ड दी पावर्स हुआ या नहीं हुआ? कनक समझ आ गया? ठीक है, अब इस भाई ने इतनी उछल कूद मचा दी कि पिताजी की ताकत से भी ये काम बाहर निकल गया। एमओए क्या बोल रहा था? 5 करोड़ रुपए तक का ही लोन ले सकते हो मैक्सिमम। ले कितना लिया डायरेक्टर ने? 6 करोड़ रुपए तक का लोन। तो पिताजी की ताकत से भी बाहर काम कर लिया। यस और नो? खुद की ताकत से तो बाहर काम किया ही किया, लेकिन पिताजी की ताकत से भी बाहर काम किया। एनी एक्ट which is ultra vires the memorandum of association, can it be ratified afterwards? Any act, कोई भी काम जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके किया है, क्या उसे रेटिफाई कर सकते हो क्या बाद में? नहीं कर सकते। तो यहाँ पिताजी भी हार जाएंगे। ऐसे काम जो एमओए के अल्ट्रा वायर से, उसे कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो मैं आपको कल परसों तरसों हर दिन बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं? समझ में आया? यस और नो? तो नटशेल में क्या है देखो, अपने पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैथ्स में कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अलग अलग फैक्टर्स बनते हैं। क्या क्या सर? देखो, एमओए, एओए, सिचुएशन वन, एक ऐसा काम जो एओए के भी इंट्रा वायर्स है और एमओए के भी इंट्रा वायर्स है, विद इन दी पावर्स है। इट इज होली करेक्ट वर्क और नॉट, वो हर तरीके से सही काम है या नहीं है? ये टेबल बना लेना, ये टेबल बड़ी काम आएगी। सिचुएशन नंबर 1, एक ऐसा काम जो एमओए के भी इंट्रा वायर्स है और एओए के भी इंट्रा वायर्स है, इसकी पावर्स में है तो इसकी पावर्स में तो होना ही है। ऐसा काम बिल्कुल सही है या नहीं सर? बिल्कुल सही है, दोनों की पावर्स के विदिन है।
सिचुएशन नंबर 2, सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के बाहर जाके काम किया गया है, लेकिन अभी भी पिताजी की पावर्स के अंदर अंदर काम किया गया है, तो सर क्या उस काम को रेटिफाई करके सही किया जा सकता है? बिल्कुल रेटिफाई करके सही किया जा सकता है। पिताजी संभाल लेंगे, पापा प्यार करते हैं ना, संभाल लेंगे। ठीक है, बच्चे ने गड़बड़ की है तो क्या, अभी पापा और ये क्यों बोल रहा हूँ, एओए छोटा होता है और एमओए बड़ा होता है, एओए सबऑर्डिनेट टू एमओए, ठीक है, तो पापा संभाल लेंगे। ऐसे कामों को जो इस सिचुएशन में है उनको रेटिफाई करके सही किया जा सकता है बाद में भी। तीसरी सिचुएशन, सर अल्ट्रा वायर्स दी एओए है और अल्ट्रा वायर्स दी एमओए है, सर अब इसमें तो कुछ भी रेटिफाई भी नहीं हो सकता, ये तो टोटली अल्ट्रा वायर्स काम है। एनी वर्क विच इज अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नेवर बी रेटिफाइड। सिचुएशन नंबर 3 समझ में आई या नहीं आई? सिचुएशन नंबर 4 हो ही नहीं सकती जहां पर मैं वो वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दूं इंट्रा वायर्स एओए और अल्ट्रा वायर्स एमओए, सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई